1930 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद 1933 में हम देखेंगे। 1933 में चौधरी रहमत अली, जो एक पाकिस्तान के लीडर हैं, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, उन्होंने एक छोटा सा पम्फलेट लिखा जो 4 पेजेस का था और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की स्कीम दी और उसका नाम था नाउ और नेवर, अब या कभी नहीं। चौधरी रहमत अली हिंदुस्तान से कैम्ब्रिज में कैसे आए, ये भी एक कहानी है। उन्होंने सिंध के एक वडेरे का केस लड़ा और इस शर्त के ऊपर, वो नौजवान थे और लॉ में थे, उन्होंने इस शर्त के ऊपर उनका केस लड़ा कि अगर केस जीत गए तो वडेरा उनको सपोर्ट करेगा फाइनेंशली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, फर्दर आगे हायर एजुकेशन के लिए। केस जीत गए तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ गए और उसके सारे सपोर्ट फाइनेंशियल जो फ्यूडल लॉर्ड था सिंध का, उसने की। अब कैम्ब्रिज में आकर उन्होंने कैंपेन चलाई सेपरेट होमलैंड के लिए पाकिस्तान की, और वो एक ऐसे शोलानुमा मुकर्रर थे जो अपनी इंग्लिश की और उसके साथ साथ उर्दू में काफ़ी कन्विंसिंग पावर रखते थे। वहाँ पे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के नौजवानों को मिलाकर एक तहरीक स्टार्ट की थी जो कि सेपरेट होमलैंड की थी। और 1930 से 32 तक जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, वहाँ पे चौधरी रहमत अली ख़ुद भी जाते रहे और जाकर वहाँ मुस्लिम डेलीगेट्स को कन्विंस करते रहे कि फ़ेडरल इंडिया मुसलमानों के मसले का हल नहीं, बल्कि मुसलमानों के मसले का दायमी हल सेपरेट होमलैंड है। उस वक़्त कोई भी आदमी उनकी बात से कन्विंस्ड नहीं था, बल्कि कायदे-आज़म ने भी उनसे मिलने से इनकार कर दिया, बिकॉज ही थॉट दैट दिस आइडिया वाज नॉट प्रैक्टिकल एट दिस टाइम एंड ओनली फेडरल इंडिया विद मुस्लिम राइट्स प्रोटेक्टेड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कुड सेव द मुस्लिम्स। लेकिन जब 1933 में उन्होंने अपने साथियों से मिलकर पम्फलेट लिखा नाउ और नेवर, अगर हिस्ट्री में 2 पम्फलेट्स ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री को चेंज किया, तो एक था रसाला इसबाब बगावत हिंद जो कि सर सैयद अहमद खान ने लिखा, और एक है नाउ और नेवर। 4 सफ़ों का ये पम्फलेट था। उन्होंने पाकिस्तान स्कीम दी और पाकिस्तान को एक मुस्लिम सेपरेट होमलैंड को अपना उसका नाम दिया। पाकिस्तान में जो ये लेटर्स हैं, इनका एक एक मतलब बनता है, और ये एक्रोनिम जो है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ वेरियस मुस्लिम इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि इस्लाम हिंदुस्तान में जो आया था वो सेंट्रल एशियन स्टेट से भी आया था जिसको तुर्किस्तान बोलते हैं, अफ़गानिस्तान से भी आया था, ईरान से भी आया था। तो ये तीनों कंट्रीज़ जहाँ से इस्लाम पाकिस्तान या हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, या उस वक़्त हिंदुस्तान में, उस वक़्त तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन जो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, ये 3 एरियाज़ थे। आप इसमें टी को तुर्किस्तान बोल सकते हैं। तुर्किस्तान का मतलब है सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और आई से ईरान बोल सकते हैं। ईरान से भी इस्लाम का काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहा है, और ए से अफ़गानिया भी बोल सकते हैं। लेकिन अफ़गानिया जो है वो उस वक़्त NWFP या फिर जो पख्तून एरियाज़ थे उसको भी बोला जाता था अफ़गानिया। तो अफ़गानिया, ईरान, तुर्किस्तान, ये अफ़गानिया सारे पख्तून जो है, चाहे वो पख्तून्स अफ़गानिस्तान के रहने वाले हों या यहाँ पर तुर्किस्तान का इलाका, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, इन 3 रीजन से इस्लाम आया था। बाकी P फॉर पंजाब, जो पंजाब का एरिया वो शामिल हो, K फॉर कश्मीर, इसका मतलब है पाकिस्तान कंप्लीट नहीं हो सकता के बगैर, और S से सिंध, और AN से बलूचिस्तान, AN से बलूचिस्तान, ये दोनों से बनता है। तो पंजाब जो पाकिस्तान है, दिस इज़ एन एक्रोनिम एंड इट शोज द ब्लेंड ऑफ वेरियस इन्फ्लुएंसेस, Muslim influences coming into India over centuries. So this Pakistan scheme that became very famous, और 1940 में when Lahore resolution was passed
and the Muslim delegates present there, they talked about separate homeland on the basis of two-nation theory. Hindu media started mocking those leaders or that resolution as Pakistan resolution, not Lahore resolution. So Pakistan कह के they started taunting the Muslims and Muslim League people. तो उस पर फिर Muslims did not have any qualms accepting this term. उन्होंने कहा ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन नहीं तो ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन. इंडियन मीडिया ने ही उसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन के तौर पर मशहूर किया 1940 को. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चौधरी रहमत अली. तो चौधरी रहमत अली के बारे में क्या थे, वो एक इनकलाबी किस्म के नौजवान थे. He was a revolutionary kind of a mind. He was ahead of his time. He got the influence from Allama Iqbal and the likes. And then he could look into the future. He was far-sighted. So many things were there of Chaudhry Rahmat Ali. Then हम आगे आते हैं इस तरफ 1935 एक्ट. ये जो 1935 एक्ट है that was to come around 1929, because in 1929 it was provided in the previous act a commission would come and create consensus among us the Indians about this act or this constitution. However, that consensus could not be reached. Even that commission came 2 years early in 1927, Simon Commission. There was no agreement of the Indians and Simon, and then Simon gave his report, but there was still no consensus. On the other hand, Nehru report came, and then Quaid-e-Azam's 14 points, and both of them were poles apart from each other. So there were different political demands both of these communities were making in India. Thus, there was no consensus. Then in 1930, roundtable conferences started in order to create that consensus amongst the Indians. The political parties were called to London. No consensus was made. Thus, once these roundtable conferences ended in 1932, the proposals came out, and then the same Simon Commission report or proposals, they were taken into the parliament, voting was done, and then in the end the monarchs signed it into law. So this law 1935 act was imposed upon India, but this was the last act given by the British to India. What was that act? 1935 act. ये थोड़ी एक्सटेंशन है, हम इसको कह सकते हैं. इसमें हम देखते हैं अब इसको देखते हैं हम. फेडरेशन विद ऑटोनमस प्रोविंस, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दे वर डिमांडिंग ऑफ इंडियन फेडरेशन. दे वर सेइंग कि इंडियन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया जाए, लेकिन कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि इंडिया शुड बी फेडरल गवर्नमेंट विद मोर पावर्स इन सेंट्रल पावर ज़्यादा हों. मुस्लिम लीग ये डिमांड कर रही थी, जैसे कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स में, कि प्रोविंसेस ऑटोनमस हों और फेडरल इंडिया हो, यानी फेडरल इंडिया हो मगर प्रोविंशियल ऑटोनमी हो. अब फेडरेशन होती है, आप समझ सकते हो कि फेडरेशन इज़ अ वे to unite all the provinces to the सेंटर के साथ सारे प्रोविंसेस को यूनाइट किया जाए. इसके दो तरीके होते हैं मेन फेमस. एक तरीका ये है कि सेंटर के पास सारी पावर्स रख के या ज़्यादा पावर्स रख के ज़बरदस्ती सूबों को यूनाइट किया जाए. एक तरीका ये होता है कि प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर्स दिए जाए और सेंटर जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाए. और तीसरा होता है कि इक्वल पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की जाए, जिसको कहते हैं बेहतर अच्छी फेडरेशन. लेकिन यहाँ पर कांग्रेस डिमांड कर रही थी सेल्फ रूल, यानी कि इंडियंस रूल करें, और इंडियंस जब रूल करेंगे तो फिर सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हो, प्रोविंसेस के पास ज़्यादा पावर्स ना हो. जबकि मुस्लिम लीग कह रही थी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, इंडिया जो है फेडरेशन हो, मगर उसके साथ ज़्यादा पावर्स प्रोविंसेस के पास हों, सेंटर के पास ना हो. तो यहाँ पे कायदे-ए-आज़म की ये डिमांड तो मान ली गई कि ऑटोनमस प्रोविंसेस होंगी और इंडिया जो है वो फेडरल होगा. इसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी 2 हाउसेस होंगे पार्लियामेंट के, एक नीचे वाला हाउस और दूसरे वाला हाउस. इस फेडरेशन के ऊपर, फेडरल फॉर्म ऑफ इंडिया के ऊपर जो प्रिंसेस थे स्टेट के, उनको काफ़ी हद तक कंसर्न्स थे, क्योंकि स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे, बहुत सारी स्टेट्स थी हिंदुस्तान में, और वो जो प्रिंसेस थे अपनी मर्ज़ी से हुकूमत कर रहे थे, लेकिन लॉज जो हैं वो ब्रिटिश के ही चलते थे.
और बहुत बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का वो ब्रिटिश को देते थे, मगर अपनी मर्ज़ी वो इस्तेमाल करते थे। अब फेडरेशन ऑफ इंडिया का मतलब है कि सेंटर रूल करेगा इन स्टेट्स के ऊपर, और क्या स्टेट्स की भी जो उनकी कंडीशन होगी वो ऐसे ही होगी जैसे बाकी प्रोविंसेस की है। तो ख़ास तौर पर स्टेट्स को एतराज़ात थे, मगर ब्रिटिश ने उनके कंसर्न्स को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया कि स्टेट्स के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट होगी, उनकी जो सिचुएशन है वो तब्दील नहीं होगी। लेकिन बहरहाल जी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आई मीन इंडिया वाज अ फेडरेशन नाउ विद ऑटोनमस प्रोविंसेस, यानी कि आप देख सकते हो कि 1919 के एक्ट में डायाकी रखी गई थी प्रोविंसेस में, यानी कुछ पावर्स सिर्फ इंडियंस को ट्रांसफ़र की गई थी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर्स जो हैं वो गवर्नर्स या ब्रिटिश के पास थी। लेकिन अब सारी पावर्स, ऑलमोस्ट सारी पावर्स ट्रांसफ़र कर दी गई थी इंडियंस को, और डायाकी को प्रोविंसेस से रिमूव कर दिया गया था। मगर डायाकी को सेंटर में ज़रूर दिया गया था। सेंटर में देकर तो इम्पॉर्टेंट पावर्स जैसे कि फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस है और रेवेन्यू वो सेंटर के पास रखा गया, और कुछ पावर्स इंडियंस को देने का फैसला किया गया। मगर याद रखें कि ये जो सेंट्रल वाला हिस्सा है, सेंट्रल पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट वाज नेवर एवर इम्प्लीमेंटेड लेटर ऑन। ये जो पार्ट है ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। डायाकी सेंटर में कहा ज़रूर गया था लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं ये ऑटोनमस प्रोविंसेस। आप देख सकते हो ऑटोनमस प्रिंसेस बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश अपनी पावर को छोड़ते जा रहे हैं। 1909 के एक्ट में हमने देखा कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड मान ली और काउंसिल्स को थोड़ा सा एक्सपेंड किया। मोर इंडियंस कुड बी इलेक्टेड टू द काउंसिल्स नाउ। 1919 के एक्ट में देखा कि काउंसिल्स को और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया और इसके साथ कुछ पावर्स ट्रांसफ़र की प्रोविंसेस में इंडियंस को। 1935 में देखा कि ऑलमोस्ट सारी पावर्स ही प्रोविंसेस को उन्होंने दे दी। मगर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें देखने की कि आहिस्ता आहिस्ता एक तो ब्रिटिश के हाथों से पावर स्लिप हो रही है, और अब ये इट हैड बिकम नो इमिनेंट दैट द ब्रिटिश वुड लीव इंडिया, और द नेक्स्ट स्टेप वाज गिविंग द पावर्स टू द इंडियंस एट सेंट्रल लेवल। तो इससे पता चल रहा है कि ब्रिटिश नाउ वो बिकमिंग वीक इन इंडिया एंड अ टाइम वाज नियर व्हेन द ब्रिटिश वुड लीव इंडिया। तो इस तरीके से ये पावर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है ब्रिटिश हर आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियंस के लिए, जिसका मतलब ये है कि मुकम्मल इंडिपेंडेंस के लिए एक बेसिस दे दी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कि इंडियंस अब आगे निगोशिएट कर सकें फॉर मोर गेन्स या फॉर मोर डेमोक्रेसी या फॉर मोर इंडिपेंडेंस। तो दिस इज़ व्हाट एन एनालिसिस इज़। और फिर उसके बाद हम देखते हैं डायाकी रिमूव कर दी गई। लेकिन क्या ये मुकम्मल ऑटोनॉमी थी ऐसी जैसी कि होनी की चाहिए? नो डाउट ब्रिटिश ने अपनी तौर पर कोशिश की, लेकिन इस ऑटोनॉमी के साथ बहुत सारी शराइत भी रखी गई थी कि गवर्नर्स के पास अभी भी वीटो पावर थी ब्रिटिश के पास, वो असम्बलियों को तोड़ सकते थे। असम्बलियों को तोड़ने के लिए अगर तो असम्बलियाँ या फिर जो गवर्नमेंट बनेगी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर वो माइनॉरिटी राइट्स का ख्याल नहीं रखेगी, लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल नहीं रखेगी या ब्रिटिश इंटरेस्ट्स का ख्याल नहीं रखेगी, तो उनकी लॉज को वीटो कर दिया जाएगा या फिर ब्रिटिश असम्बलीज़ को तोड़ देंगे। ये उसके साथ स्ट्रिंग्स अटैच थे। आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि वीटो जो है ब्रिटिश के साथ रहा, वीटो अभी भी ब्रिटिश के पास था, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज कंडीशनड विद सेफ गार्ड। सेफ गार्ड्स का मतलब है कुछ चीज़ें जो कुछ कंसर्न्स के साथ उसको जोड़ दिया गया, कुछ कंडीशंस के साथ उसको जोड़ दिया गया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ब्रिटिश वीटो कर देंगे इन पावर्स के ऊपर जो प्रोविंसेस में पावर्स को दिया है। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट एक है फेडरेशन विद ऑटोनमस प्रोविंसेस। लेकिन ऑटोनमस प्रोविंसेस जो हैं इसका मतलब ये है कि डायाकी को रिमूव किया गया और डायाकी को सेंटर पे लेके आया गया, जिसमें थोड़ी सी पावर्स इंडियंस को दी गई, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हिस्सा नहीं हुआ। बाद में इंडियंस को कोई हिस्सा नहीं मिला पावर्स में से। और इसके बाद वीटो अभी भी ब्रिटिश के साथ था और इस ऑटोनॉमी के साथ बहुत सारी कंडीशंस को अटैच किया गया। आगे जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस 1935 एक्ट में वो है कम्यूनल अवार्ड। कम्यूनल अवार्ड वाज गिवन और कम्यूनल अवार्ड गारंटीड माइनॉरिटी राइट्स। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस कम्यूनल अवार्ड में। नंबर एक, माइनॉरिटी वेटेज दी गई
जिस हिस्से में माइनॉरिटी होगी उसको अपनी प्रोपोर्शन से ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा। नंबर 2, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए, ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि सिखों को, क्रिश्चियंस को और शूद्रों को या लो क्लास हिंदूज़ को। लो क्लास हिंदूज़ का नाम चेंज करके अब शूदर या दलित से उन्होंने चेंज करके रखा स्कैयुअल्ड कास्ट्स, उनको स्कैयुअल्ड कास्ट्स कहना शुरू कर दिया, शेड्यूल्ड कास्ट। तो शेड्यूल्ड कास्ट एक नया नाम रखा उनको। इस पे जो गांधी थे उनको बहुत तकलीफ थी कि हिंदुओं के अंदर भी पार्टीशन कर दी ब्रिटिश ने। तो एक तो ये रखा। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि मोर मुस्लिम प्रोविंसेस वर मेड। सिंध जो है उसको सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया। मैं बताता चलूं कि सिंध एक प्रोविंस था, उसके साथ ही गुजरात था, गुजरात के साथ ही पूरा महाराष्ट्र था, एक बहुत बड़ा प्रोविंस था। ये बहुत बड़े प्रोविंस को कहते थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, क्योंकि महाराष्ट्र का कैपिटल बॉम्बे था। तो मुसलमानों की और डिमांड ये थी कि सिंध को अलहदा कर दिया जाए और अलहदा से प्रोविंस मुसलमानों का बना दिया जाए। इस डिमांड को मान लिया गया। और उसके बाद इसी में रिफॉर्म्स एट अदर प्रोविंसेस, यानी कि NWFP और बलूचिस्तान में रिफॉर्म्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ। अब आगे आते हैं। ये चीज़ें आपने पढ़ ली, लेकिन कुछ चीज़ें जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं वो मैं आपको बता दूं। नंबर 1, इसमें 25% नाउ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कुड वोट। ये याद रखें कि पहले सिर्फ 2.5% इंडियंस कुड वोट। वोट देने के लिए एक कंडीशन थी जिसको कहते थे प्रॉपर्टी कंडीशन। जिसके पास इतनी कम से कम प्रॉपर्टी होगी, एक लिमिट उन्होंने रखी थी ब्रिटिश ने कि इतनी प्रॉपर्टी होगी जिसके ऊपर वो इतना ज़्यादा टैक्स जो भी दे सकता हुआ वही सिर्फ वोट दे सकेगा। और ये एक कंडीशन थी। तो अब इस कंडीशन को उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स्ड किया और अब ऑलमोस्ट 25% ऑफ द इंडियंस कुड वोट इन इलेक्शंस। एक और दूसरे नंबर पर पहली दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम women were given right to vote। औरतों को हक दिया गया कि वो वोट रखें। आपको पता होगा कि 1935 के एक्ट के बाद जब पाकिस्तान की मूवमेंट स्टार्ट होती है तो हमारी जो ख़वातीन हैं, जो लीडर्स की, मुस्लिम लीग लीडर्स की जो ख़वातीन हैं, वो घर घर जाके कैंपेन चलाती थी और औरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान बनाने में, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया था 1945-46 के इलेक्शंस में। तो इस तरीके से ये दो चीज़ें अगर आप याद रख लें कि प्रॉपर्टी जो कंडीशन थी उसको रिलैक्स किया गया और नाउ मोर इंडियंस कुड वोट, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, एंड देन वुमेन वर गिवन वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन 1935 की एक्ट की जो लॉज है मैं उसको एक दफ़ा फिर से आपको बता देता हूँ। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और उसमें प्रोविंसेस, ऑटोनमस प्रोविंसेस यानी सारी पावर्स प्रोविंसेस को दे दी गई, डायाकी प्रोविंसेस से ख़त्म कर दी गई। कम्युनल अवार्ड यानी कि माइनॉरिटी राइट्स दिए गए इसके अंदर, इसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट दिए गए मुस्लिम्स को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, स्कैयुअल कास्ट्स को। स्कैयुअल कास्ट जो हैं वो शूदर और लो कास्ट हिंदूज कहलाते हैं। सिंध को अलहदा से प्रोविंस बना दिया गया और दूसरे 2 मुस्लिम प्रोविंसेस में रिफॉर्म स्टार्ट कर दी गई, अभी उनको प्रोविंस नहीं बनाया। इसके अलावा एक और भी प्रोविंस क्रिएट किया था ब्रिटिश ने, उसका नाम था उड़ीसा। उड़ीसा एक और नया प्रोविंस क्रिएट किया। आई थिंक 11 प्रोविंसेस अब हो चुके थे इन 2 प्रोविंसेस के बनने के बाद पूरे हिंदुस्तान के। बाकी प्रिंसली स्टेट्स थी और बहुत सारी थी। अच्छा, वीटो अभी भी ब्रिटिश के हाथ में थे और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज कंडीशनड विद मैनी सेफ गार्ड्स। बहुत सारी सेफ गार्ड्स थी, बहुत सारी इफ्स एंड बट्स थी कि अगर ये हुआ तो हम असम्बली तोड़ देंगे, अगर वो हुआ तो हम असम्बली तोड़ देंगे। देखें, ये सेफ गार्ड्स इंक्लूडेड माइनॉरिटी राइट्स, कि माइनॉरिटी राइट्स का ख्याल ना रखा तो हम असम्बली तोड़ देंगे, लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल ना रखा तो हम असम्बली तोड़ देंगे, और ब्रिटिश इंटरेस्ट का ख्याल ना रखा गया। तो ये बहुत सारी सेफ गार्ड्स थी जिसके ऊपर कांग्रेस लीडर्स कहते थे इन सेफ गार्ड्स के ऊपर कि ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी ब्रेक्स तो बड़ी पावरफुल हैं, ये एक ऐसी मशीन है जिसकी ब्रेक्स तो बहुत पावरफुल हैं लेकिन इसका इंजन कोई नहीं है। मसलन ब्रेक्स पावरफुल होने का मतलब ये है कि इसकी सेफगार्ड्स बहुत सारी हैं, इफ्स एंड बट्स बहुत सारी हैं इस ऑटोनॉमी के साथ जो अटैच हैं। तो ये चीज़ जो है इन्होंने कही थी। अब 1935 के एक्ट का हम एनालिसिस करते हैं। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1935 एक्ट? Number 1, no doubt it was hated by many leaders of India, such as Nehru called it a machine with powerful brakes but no engine. Quaid-e-Azam called it fundamentally bad and thoroughly rotten.
I mean, they didn't like it because of the veto power still rested in the hands of the British, most importantly Viceroy. And provincial autonomy was granted to the Indians, but with so many strings, I mean ifs and buts. But on the whole, this was very significant. Why? Because one thing is very important. British would not give democracy to the Indians so easily on a platter. They had not won India by democracy, they won India by the dint of their muscles. So democracy was no option on the part of the colonial British. But this constitution suggested that the independence was moving nearer and nearer, as I've told you earlier, that the power was slipping like these grains of sand through the fingers of the British rulers. Because with the passage of time, with each and every next constitution coming, they were giving more powers to the Indians, and that showed that their departure was imminent. And now it also provided the basis to Indians for further negotiations for freedom. And then this became basis for the creation of 3 more provinces which became Pakistan's part. Such as Punjab was already present there, but 1 more province was created here, Sindh, and 2 more provinces. Their reforms started, and later on, after the successful reforms, they would become provinces. So these 3 provinces, they became Pakistan later on. That is why this constitution is also considered to be a step forward towards Pakistan. Then why it is a step forward to Pakistan, there are 2 more points leading to it, is that Pakistan's constitutions were based upon 1935 India Act. Most importantly, 1956 constitution, and later on 1973 constitution, and the federal structure on the basis of which Pakistan's constitution was erected, that was the genesis was 1935 India Act. That is why we can say that such an important role this constitution played in the formation of Pakistan's basis. Then there was success of Jinnah's 14 points, and Jinnah as a leader was established amongst the Muslims. That Jinnah's 14 points, most significant demands were accepted, such as autonomy, provincial autonomy, federal form of structure with provincial autonomy, then separate electorate, and then provinces. So these were important. Although all 14 points weren't accepted, as 1/3 seats of the Muslims were never accepted, as 3/4 community vote, which had been demanded by Muslim League, was not accepted. But yes, minority weightage was accepted in communal award. That is why this was a great Jinnah's success. This constitution showed how prominent and how powerful this leader was for the Muslims. And then the trust, this was the level of the trust of the Muslims upon this leader, that he led Pakistan's movement in the days afterwards. And then the other one is separate electorate. This was the 3rd time Muslims secured separate electorate. This was the 3rd time. 1909 they won separate electorate. 1919 there were so much concerns about separate electorate, even in Britain. Still they won it. And then this was the 3rd constitution which had granted them separate electorate. Means it was established that there was a separate nation. Muslims were a separate nation. There was kind of a separation between the Muslims and Hindus. So this is an analysis, or this analysis is more important than the laws given in 1935 Act.